हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम मौद्रिक नीति पर चर्चा करने वाले हैं। मौद्रिक नीति के विभिन्न बिंदुओं, उसकी तकनीकों और उन तकनीकों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस आज के वीडियो में इसकी पूरी चर्चा करेंगे और इस चर्चा को करने के पहले थोड़ा सा हम और बैक जाते हैं आरबीआई के कार्य, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आरबीआई का पहला काम नोटों का निर्गमन। नोटों के निर्गमन का एक अधिकार आरबीआई को प्राप्त है। 2 रुपये से लेकर के एवं तक के सारे नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। खराब नोटों को नष्ट करने का दायित्व भी आरबीआई का ही है। 1 रुपये और उसके नीचे के नोटों का निर्गमन भारत सरकार करती है टोकन मनी के रूप में। टोकन मनी है लीगल टेंडर के तहत, और यद्यप डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार आरबीआई को ही है। आरबीआई पत्र मुद्रा का निर्गमन मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करती है, और इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1957 में लागू किया गया। इसके पहले 1956 तक आनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन स्वर्णमान और रजतमान के पश्चात सरकार ने ये निर्णय लिया, आरबीआई ने ये निर्णय लिया कि एक नई प्रणाली जिसमें एक मिनिमम कोष रखना है। आनुपातिक कोष में एक निश्चित अनुपात में कोष रखना था, लेकिन मिनिमम रिजर्व सिस्टम में एक निश्चित अनुपात में कोष रखना था, और वो 200 करोड़ का निर्धारित किया गया, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण, 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, और इसके बाद आरबीआई जितना चाहे वो निर्गमित कर सकता है। दूसरा काम था बैंकों का बैंक। ये अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों का बैंक, चूँकि ये गार्जियन है, पूरी बैंकिंग व्यवस्था का गार्जियन है, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला कार्य सरकार के बैंकर के रूप में, सरकारों के सलाहकार, वित्तीय सलाहकार के रूप में सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आंकड़ों का प्रकाशन करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई का, वो है क्रेडिट क्रिएशन एंड कंट्रोल, साख का सृजन और नियंत्रण। क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन है, तो वह क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन और नियंत्रण। लिक्विडिटी की मात्रा, मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा को नियंत्रित करना। तरलता की मात्रा, तरलता, लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी, तरलता क्या है? सबसे लिक्विड कैश है। सबसे लिक्विड कैश है जिस कहीं भी आपको ज़रूरत है, किसी भी सामान को आपको लेना है, आप तुरंत कैश दे करके ले सकते हैं। लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई खरीदने के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है साहब, हमारे ज़मीन का टुकड़ा ले लीजिए, हमारा मकान ले लीजिए, और हम, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। वो लिक्विडिटी चाहता है, आपको सामान नहीं मिलेगा। तो लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कितना कैश है, जनता के पास कितना कैश है, मार्केट में कितना कैश है। लिक्विडिटी से मतलब इससे है, और इसी के नियंत्रण से संबंधित मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित, जैसा कि इसका नाम, मौद्रिक मुद्रा से संबंधित आरबीआई की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। और इस मौद्रिक नीति, क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन और नियंत्रण जो आरबीआई का कार्य है, उसके तहत ये अपनी मौद्रिक नीति का प्रकाशन करता है। मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित, अर्थात आरबीआई की उन तरीकों, तकनीकों, उन उपायों से है जिनका उद्देश्य मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा को बैलेंस बनाए रखना। न तो तरलता बहुत अधिक हो, न तो तरलता कम हो। क्यों? क्योंकि सरकार, आरबीआई का उद्देश्य क्या है? कीमत स्थिर रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे, समृद्धि भी आती रहे। अगर कीमत स्थिर नहीं है, समृद्धि तो आई, वेतन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन कीमत स्थिर नहीं रही और कीमत में वृद्धि के कारण
जो अतिरिक्त वेतन मिला, जो अतिरिक्त आय हमारी बढ़ी, वो वेतन वृद्धि के साथ ही खत्म हो गई, वो मूल्य में वृद्धि के साथ ही खत्म हो गई। तो ऐसी समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति 3 उद्देश्यों को लेकर के आता है। कीमत स्थिरता, कीमत वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें स्थिर रहें, उसमें उच्चावचन न हो, बहुत कमी और तेज़ी न हो, कीमत स्थिर रहे, कीमत में बहुत उतार चढ़ाव न हो, और कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होगा तब अगर आपकी आय बढ़ती है तो हम इसको समृद्ध कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य कीमत स्थिरता, अर्थात अर्थव्यवस्था में मार्केट में मुद्रा का प्रवाह इस ढंग से नियंत्रित करना कि मार्केट में तरलता बैलेंस स्थिति में बनी रहे, न तो अधिक हो न तो कम हो, अर्थात कीमत स्थिर रहे। दूसरा है विनिमय स्थिरता। विनिमय स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय रुपए के बाह्य मूल्य में स्थिरता को बनाए रखने के लिए वो मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। तीसरा कार्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इन 3 उद्देश्यों को लेकर के मौद्रिक नीति आरबीआई आता है। पहले तो इसका प्रकाशन प्रत्येक 3 महीने पर होता था 4 बार, अब प्रत्येक 2 महीने पर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का प्रकाशन करता है। मीन्स प्रति 2 महीने पे और कुल 6 बार, 1 वर्ष में 6 बार अपनी मौद्रिक नीति का प्रकाशन करता है। अब हम आते हैं मौद्रिक नीति है क्या। मौद्रिक नीति से तात्पर्य उन तरीकों, उन तकनीकों, उन उपायों से है जिससे मार्केट में शाख की मात्रा अर्थात मुद्रा की मात्रा अर्थात तरलता बैलेंस स्थिति में बनी रहे। और इसके लिए आरबीआई अपनी 2 तकनीकों का प्रयोग करता है। पहली तकनीक है मात्रात्मक और दूसरी तकनीक है चयनात्मक। पहली तकनीक है मात्रात्मक और दूसरी है चयनात्मक। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव सेलेक्टिव। मात्रात्मक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है, उन उपायों से है, उन साधनों से है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों के नकद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और इन मात्रात्मक तकनीकों में इतनी ताकत है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। सीधा प्रभाव इनका पड़ता है और इसका प्रभाव व्यापक सभी पर पड़ता है, कुछ खास लोगों पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें इतनी ताकत है इन तकनीकों में कि कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन लाया जा सकता है अर्थव्यवस्था में। चयनात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चयन सेलेक्टिव, कुछ खास उद्देश्यों के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं और कुछ खास बैंकों द्वारा साख की मात्रा को निगमित करने से संबंधित है। कुछ खास लक्ष्य करके, टारगेट करके, चयन करके, सेलेक्ट करके उनको नियमित करना। तो आज हम मात्रात्मक तरीकों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं मात्रात्मक तरीके, क्रम से आपको हम बता रहे हैं। BR, CRR, SLR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, RR, RRR, MSF, ये इतने तरीके हैं मात्रात्मक, और जिनका प्रयोग आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत करता है, अर्थात साख को नियंत्रित, तरलता को नियंत्रित करने के लिए कि मार्केट में तरलता की मात्रा, बैलेंस, मुद्रा का प्रवाह इतना बना रहे मार्केट में, न तो कम हो न तो अधिक हो, और अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ विकास की ओर अग्रसर हो। एक बड़ा संक्षेप में आपको हम इनका प्रयोग बता दे रहे हैं। अगर ये बढ़ते हैं, BR बैंक रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात, SLR
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, RR रेपो रेट, RRR RRR रिवर्स रेपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। इसको 2011 में शुरू किया गया था, सरकार RBI ने शुरू किया 2011 में। अब ये अगर इनमें वृद्धि होती है, अगर इनमें वृद्धि होती है, संक्षेप में समझिए, बहुत संक्षेप में, बाद में हम अलग अलग इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कामन चर्चा करना, अगर इसमें वृद्धि होती है तो सबसे ज़्यादा पहला प्रभाव ब्याज दर पर पड़ेगा। अगर वृद्धि हुई तो ब्याज दर बढ़ गई, ब्याज दर अगर बढ़ गई तो जो निवेशक हैं, जो बैंक से पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, हम लोग क्या होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, हतोत्साहित होंगे। अब हम हतोत्साहित हो गए, चूँकि पहले ब्याज दर कम थी, मतलब जितने भी रेट हैं सबकी बात मैं एक कामन कर रहा हूँ कि अगर इन सब में वृद्धि होती है तो ऋण महंगा हो गया, और वृद्धि हो गई तो उसका सीधा प्रभाव ब्याज दर पर पड़ेगा, ब्याज महंगा हो जाएगा, ब्याज महंगा हो जाएगा तो ऊंची ब्याज दर पर लोग ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे तो मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम, चूँकि हतोत्साहित होंगे मांग कम होगी, और मांग कम होगी, जब लिक्विडिटी की मात्रा मार्केट में कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि मांग कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, तो लिक्विडिटी नहीं है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं होगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं होगी तो पूर्ति अधिक है, तो अब खरीदने वाला कोई नहीं है, लोग कम कीमत पर बेचना शुरू कर देंगे, तो कीमत क्या हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, और जब कीमत कम हो गई महंगाई कम हो जाएगी। सारे का प्रयोग एक साथ बता रहे हैं, वेद के तो अलग अलग अभी हम बताते हैं एक एक के बारे में, लेकिन सारे का प्रभाव जो पड़ रहा है, VR CRR SLR OMO RR RRR MSF, इन सबका जो प्रभाव पड़ता है, अगर इनमें वृद्धि की जाती है तो वृद्धि का सीधा प्रभाव ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगी। जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जो लोग पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, अब उनको ऊंची ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की स्थिति में वो हतोत्साहित होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ऊंची ब्याज दर पर हम ऋण लें, 2 महीने रुक जाएंगे, अपने किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी योजना को पोस्टपोन कर देंगे, रुक जाएंगे, हतोत्साहित होंगे तो मांग कम होगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। जब ब्याज ऊंचा हो गया तो हम तो ले ही नहीं रहे हैं, या मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, तो लोग हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित होने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, पूर्ति पूर्ववत बनी हुई है तो मांग कम हो गई, अब खरीदने वाले कोई नहीं है, तो हर व्यक्ति जिसके पास सामान है वो अपना बेचना शुरू करेगा, कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, शुरू करेगा, कीमत कम हो जाएगी, और जब कीमत कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। और इसका उल्टा अगर आप देखते हैं, अगर इसको हम महंगी मुद्रा नीति कहते हैं, महंगी मुद्रा नीति, जब महंगाई पर नियंत्रण करना होता है तो RBI अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के रेट में वृद्धि कर देती है, सीधा सा फंडा है इसका, रेट में वृद्धि, सारे के रेट में वृद्धि। अब वो RBI आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करती है। अगर वृद्धि हुई तो ब्याज दर बढ़ी तो लोग हतोत्साहित हुए तो मांग कम हो गई, पूर्ति बनी हुई, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हुई, कीमत कम हुई तो महंगाई। और इसको हम उल्टा देख लेते हैं, अगर इन सब की कमी हो गई, कमी का प्रभाव देख लीजिए, वृद्धि का आपने देखा, कम हो गया, सारे क्या रेट कम हो गया तो ब्याज दर कम हो गई, अब कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, लोग उत्साहित होंगे, मांग बढ़ जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि पूर्ति में कोई परिवर्तन हो नहीं है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई
बढ़ जाएगी। ये दोनों प्रभाव सारे का एक साथ, अगर कीमत कम हुई तो ब्याज दर, अब हमको कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो हम उत्साहित होंगे। जिस कार्यक्रम को, जिस योजना को हमको कार लेना था, हमको मकान बनवाना था, ऋण लेना था, हमने अपने काम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि उस समय ब्याज दर बहुत अधिक थी। अब ब्याज दर कम हो गई, अब हम अपनी योजना, जो भी हमारी योजना थी उसको हम मूर्त रूप देंगे। हमको कार लेना है, कार लेंगे, मकान बनवाना है, मकान बनवाएंगे, और कोई विस्तार करना है उसको हम करेंगे। कम ब्याज दर पर हमको मिल रहा है तो लोग उत्साहित होंगे ऋण लेने के लिए। तरलता की मात्रा, लिक्विडिटी की मात्रा, मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ेगा। मार्केट में बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगी वस्तुओं और सेवाओं की। जब मांग बढ़ जाएगी तो चूँकि पूर्ति स्थिर है तो कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई आ जाएगी। ये सारे का एक संयुक्त प्रभाव है। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे। बैंक रेट, मात्रात्मक तकनीकों में पहला है BR। BR इसको हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इसको हम बेस रेट भी कहते हैं, बैंक रेट बेस रेट भी कहते हैं, दोनों की चर्चा। बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंकों को RBI दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। ये दीर्घकालीन सुविधा, दीर्घकालीन ऋण के लिए, दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए ये ऋण लिए जाते हैं। बैंकों को विस्तार करना है, अपनी शाखाओं का विस्तार करना है, कोई नई उनकी योजना है, विदेशों में कोई योजना है, कोई कार्यक्रम उनका नया है, उनको अधिक पैसे की ज़रूरत है, वो बैंक से, RBI से इस ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं उसको हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट प्रेजेंट में 6% है। बैंक रेट के बारे में 3 चीज़ें जान लीजिए। पहला है कि बैंक रेट के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, कोई सरकारी प्रतिभूति नहीं जमा करनी पड़ती। दूसरा है ये दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए लिया जाता है और ये विस्तार के लिए लिया जाता है। ये वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। अब आप देखिए 6% है, मान लीजिए ये बढ़ जाता है, दोनों स्थिति हम देख रहे हैं। मान लीजिए ये बढ़ जाता है 6 से ये 10% हो जाता है। अगर 10% पर कॉमर्शियल बैंकों को मिल रहा है तो आम लोगों को इसका मतलब कि बैंक अपना भी तो प्रॉफिट लेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट पर ही काम करते हैं, तो बैंक अपना भी प्रॉफिट काटेगा, प्लस जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है उसको जोड़ करके बैंक ने कहा 15%। अब 6 से 15 हो गया, 6 से 10% बैंक रेट हो गया। अब आम जनता को 15% पर मिल रहा है तो अब लोग ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे। जब ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे मतलब ब्याज दर अधिक, बैंक रेट अधिक, तो ब्याज दर अधिक, और जब ब्याज दर अधिक तो लोग हतोत्साहित होंगे ऋण लेने के लिए, हतोत्साहित होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्ववत है, मांग घट गई, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, बैंक रेट बढ़ गया, लिक्विडिटी नहीं है, कीमत कम हो जाएगी, और जब कीमत कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक, अब इसी का उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए इन्होंने कम कर दिया, बैंक रेट इससे कम कर दिया, अब बैंक रेट इससे कम कर दिया तो ब्याज दर कम हो गई। इसको हम महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। जब अभी हमने इसके पहले चर्चा किया कि इन सारे रेटों को BR, CRR, SLR, OMO, RR, मतलब इन सारे रेटों को अगर RBI बढ़ाता है तो ब्याज दर बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ने से लोग हतोत्साहित होंगे ऋण लेने के लिए कि नहीं, अपने कार्यक्रम को, अपनी योजना को पोस्टपोन करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाएगी, कीमत अपूर्ति चूँकि पूर्ववत बनी हुई है तो वस्तुओं की कीमत अब घट जाएगी। लोग जिनके पास वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो कम कीमत पर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कीमत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। और चूँकि लिक्विडिटी मार्केट में शार्ट हो गई, कम हो गई, मुद्रा का प्रवाह कम हो गया, और इसी को कम कर देता है। अगर इसको हम महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। अगर RBI इसी को कम कर देता है, कम कर दिया RBI ने,
आरबीआई ने 6% कर दिया। अब 6% अगर कर दिया तो अब ये 8% पर आम लोगों को, जो पहले 10% पर मिलता था, अब वो आम लोगों को 8% पर मिल रहा है। अब लोग उत्साहित हो जाएंगे। क्या होंगे? उत्साहित होंगे ऋण लेने के लिए उत्साहित होंगे। मांग बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये कम और अधिक का यही प्रभाव इकानमी पर पड़ता है, लेकिन ये दीर्घकालीन उद्देश्यों, इसका प्रयोग बैंक ऋण दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं और जो ब्याज दर कमर्शियल बैंकों द्वारा आरबीआई को अदा की जाती है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। दूसरा है बेस रेट का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये जो इंटर बैंक हैं, जो ये सारे बैंक हैं, जैसे पीएनबी है, पीएनबी कहता है कि साहब हम आरबीआई के पास नहीं जाएंगे ऋण लेने, हम इलाहाबाद बैंक से ऋण ले लेंगे, हम स्टेट बैंक से ऋण ले लेंगे। तो इसको ये बेस रेट के रूप में काम करता है बैंक रेट। तो अब जब आप आरबीआई के पास न जा करके आप स्टेट बैंक के पास पहुँचे ऋण लेने के लिए, मान लीजिए आप पीएनबी हैं, आप स्टेट बैंक के पास पहुँचे और आपने कहा कि साहब हमको ऋण दे दीजिए, हम आरबीआई के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो वो सीधे कहेंगे कि हमारा गार्जियन तो आरबीआई है, आरबीआई 6% ले रहा है, तो हम 6% से कम नहीं, हम उससे अधिक ही देंगे। तो ये बेस रेट का भी काम करता है बैंक रेट। नंबर 2 दूसरा है CRR नकद आरक्षित अनुपात। कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट 2 है, DD प्लस TD। DD डिमांड डिपॉजिट, मांगे जाने पर दे जिसको कहते हैं, और FD जो कि एक मियाद के लिए आप पैसा जमा करते हैं। आप चालू खाता खोलते हैं, बचत खाता खोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ी और आप हर उस आवश्यकता के लिए आप ATM से पैसा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, या बैंक से ले सकते हैं, किसी भी समय जब आपको आवश्यकता पड़ी। DD डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसी जमा जो मांगे जाने पर दे हो, जो जब हमको आवश्यकता पड़े तो बैंक हमको दे दे, उसको हम DD कहते हैं, मांग जमा। दूसरा है TD टाइम डिपॉजिट, उसका एक समय है, वो उसकी एक मियाद है कि 15 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए आप ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कितने साल के, उतने समय तक तो बैंक यूज कर सकता है, तो वो उसको हम FD कहते हैं, मियादी जमा। इन कुल जमा का CRR नगद आरक्षित अनुपात, कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा में 2 जमा है, DD और TD, कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत। ये पहले था कि DD का 5% और TD का 2%। फिर कमर्शियल बैंकों को अपने DD का 5%, टोटल DD जितनी डिमांड डिपॉजिट है, जो हमारी आपकी डिमांड डिपॉजिट है जो हमने जमा किया, और TD टाइम डिपॉजिट का 2%, ये निश्चित प्रतिशत आरबीआई के यहाँ नकदी के रूप में, आरबीआई के यहाँ रखना पड़ता है नकदी के रूप में, नकद कैश के रूप में, आरक्षित रिजर्व, और वो अनुपात किसी न किसी का वो अनुपात होगा, नकदी के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के यहाँ। तो आरबीआई अब बाद में इसमें परिवर्तन ये किया गया, परिवर्तन करने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, और ये कहा गया वो सीमा 3 से 15% निर्धारित कर दी गई कि 3% से 15% के बीच में आरबीआई के यहाँ रखना पड़ेगा, 3 से 15%। लेकिन बाद में इस सीमा को भी, अधिकतम और न्यूनतम सीमा को भी ख़त्म कर दिया गया। तो CRR नगद आरक्षित अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत, वो निश्चित प्रतिशत खत्म हो गया, जो भी आरबीआई निर्धारित करे उसके अनुसार आरबीआई के यहाँ नकदी के रूप में रखना पड़ता है। जैसे सपोज करिए किसी बैंक के लिए 100 करोड़ डिपॉजिट है, इसका 4% अब आरबीआई के यहाँ जमा करना पड़ेगा, नगद के रूप में रखना पड़ेगा। और आरबीआई कमर्शियल बैंक, तो हमारी आपकी जमा जो है कमर्शियल बैंक के यहाँ 100 करोड़ है,
4% इसका हमने दे दिया आरबीआई को। आरबीआई इस पर हमको ब्याज देगा नहीं, लेकिन हमको इस 100 करोड़ पर ब्याज देना है। तो इस स्थिति में अगर सपोज ये रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ करके ये 4 से 5% या 6% कुछ भी हो जाता है, 1% 2% में बहुत अमाउंट, क्योंकि हम 100 रुपये में 6% की बात कर रहे हैं, 100 रुपये में 6 रुपये। और जब बैंकों की डिपॉजिट कई लाख करोड़ है और उसका 6% आप जोड़ देंगे कितना, तो कितना पैसा आरबीआई क्या रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों को। तो उस स्थिति में कमर्शियल बैंक चूँकि इनके पास पैसा कम हो गया और ये इनको तो ब्याज 100 करोड़ पर देना है, ये तो 100 करोड़ पर देंगे और 4% जो हमने जमा किया आरबीआई इस पर ब्याज देगा नहीं। इनके पास लिक्विडिटी कम हो गई और लिक्विडिटी कम हो गई, ये इन्होंने क्या किया, ब्याज दर बढ़ा दिया। ब्याज दर जब बढ़ गई तो लोग हतोत्साहित होने लगे कि पहले ब्याज दर कम थी, अब ब्याज दर अधिक, चूँकि बढ़ने से ब्याज दर, इनके पास जो पैसा बचा उसी पैसे को ये लाभ कमाने के लिए ब्याज दर ऊँची करेंगे, क्योंकि इनको 100 करोड़ का ब्याज देना है। 4% पर उनको कोई ब्याज आरबीआई नहीं दे रहा है, लेकिन इनको 100 करोड़ पर ब्याज देना पड़ रहा है। हमारा आपका पैसा 100 करोड़ है जो हमने आपने बैंकों में एफडी या डीडी के रूप में जमा किया और उसका 4% इन्होंने कहा कि नहीं 4% हमारे पास रख दीजिए। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य है, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई गार्जियन है। आरबीआई ये चाहता है कि कुछ पैसा मतलब सुरक्षित के रूप में रहे, कभी वो बैंक दिवालिया होता है या कोई और स्थिति पैदा होती है तो जनता के पैसे को उनको वापस किया जा सके, एक विश्वास बना रहे बैंक का आम जनता में। इस विश्वास को पैदा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और दूसरा, तरलता की मात्रा को प्रभावित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सीआरआर का 2 प्रयोग। पहला कि जब जनता में बैंकों का विश्वास कायम रहे, अमुक बैंक या कोई बैंक मान लीजिए किसी कारण से दिक्कत आ गई और वो पैसा देने की स्थिति में आरबीआई जनता का पैसा जो रखा है आरबीआई उस सीआरआर के रूप में वो जनता को दे करके जनता में बैंक के प्रति विश्वास को कायम रखना चाहता है। दूसरी चीज़, तरलता की मात्रा को प्रभावित करता है। तरलता को इससे कम या अधिक किया जा सकता है। अब आप इसका प्रयोग देख लीजिए। सीआरआर मान लीजिए ये 4% है, आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, नहीं अब ये 7% कर दिया गया। अब सीआरआर 7% हो गया। 7% का मतलब कि 100 करोड़ का 7%, 100 करोड़ का 7%। अब आरबीआई के जमा यहाँ रखना पड़ा। अब आरबीआई के पास रेस्ट कितना बचा, 93 करोड़। इस 93 करोड़ पर वो ब्याज 100 करोड़ का लेगा, क्योंकि 7% जो दिया गया, 7 करोड़ जो आरबीआई के यहाँ रखा गया, आरबीआई इनको ब्याज दे नहीं रहा है, लेकिन हमारी आपकी जो जमा है वो 100 करोड़ की है और कमर्शियल बैंक को 100 करोड़ पर ब्याज देना है। तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इस 93 करोड़ में वो अपने पूरे बिजनेस को करेंगे, लाभ उनको लेना है, क्योंकि ब्याज यहाँ देना और स्वयं भी लाभ के उद्देश्य से वो चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ब्याज दर को बढ़ा दिया। ब्याज दर बढ़ गई। जब ब्याज दर बढ़ गई तो ऊंची ब्याज दर पर लोग हतोत्साहित होंगे ऋण लेने के लिए, कोई नहीं आएगा ऋण लेने, लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। अब जब लोग हतोत्साहित हो जाएंगे तो मांग कम हो जाएगी। वही स्थिति जो बैंक रेट में थी, मांग कम हो जाएगी। किसी मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। तरलता कम हो गई। तरलता क्यों कम हो गई, क्योंकि ब्याज दर ऊँची हो गई। अब हम जो भी लोग हैं, जो निवेशक हैं या जो जिनको पैसे की जरूरत थी, वो अपने काम को, प्रोग्राम को पोस्टपोन करेंगे, ऋण नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, जब ये रेट ब्याज दर जब कम होगी तब हम ऋण लेंगे, तो कुछ समय के लिए वो उसको पोस्टपोन कर देंगे, तो हतोत्साहित होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। पूर्ति पूर्ववत बनी हुई है, मांग कम हो गई। अब उस स्थिति में कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। पूर्ति अधिक है, कीमत कम है तो मांग कम हो जाएगी। मांग अधिक है, पूर्ति कम है तो कीमत अधिक हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ, मांग कम हो गई क्योंकि तरलता की मात्रा कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कम हो गया, पैसे की आवक कम हो गई, धन की आवक कम हो गई। तो
तो मांग कम हो गई, वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो गई तो कीमत कम हो गई, और कीमत जब कम हो गई तो महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई ये। और इसी को मान लीजिए घटा देता है। घटाने की स्थिति में CRR को कम कर देता है। CRR को कम करने पर, CRR को इन्होंने कम कर दिया, RBI ने, चार ठीक है अब कम रखिए। कम करने पर ये भी कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण देंगे, तो ब्याज दर कम हो जाएगी। ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग उत्साहित होंगे कि अब पहले तो महंगी ब्याज दर पर ऋण मिल रहा था, अब सस्ते ब्याज दर पर मिल रहा है, ब्याज दर कम हुई, लोग उत्साहित हो गए, उत्साहित हुए ऋण लेने के लिए। ऋण लेने के उत्साहित हुए तो मार्केट में तरलता की मात्रा बढ़ी। तरलता की मात्रा जब बढ़ गई तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई। मांग बढ़ गई, जब मांग बढ़ गई, पूर्ति चूंकि निश्चित है, मांग बढ़ गई तो कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई, सॉरी हाँ, मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई तो कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। दोनों स्थितियाँ। ब्याज CRR को कम करने पर ब्याज दर कम हो जाएगी। ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग, निवेशक जो हैं वो उत्साहित होंगे कम ब्याज दर पर अधिक ऋण लेने के लिए। वो उत्साहित होंगे, जब उत्साहित होंगे तो वस्तु मतलब उत्साहित होने का मतलब कि तरलता की मात्रा, धन की मात्रा, मुद्रा का प्रवाह मार्केट में अधिक हो जाएगा। जब मुद्रा का प्रवाह मार्केट में अधिक हो जाएगा तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक हो जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और यही विपरीत स्थिति हो गई। तो CRR का प्रयोग RBI ऐसे ही करता है। अगला है SLR। वैधानिक तरलता अनुपात। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बिल्कुल बैंक रेट की तरह है, लेकिन दोनों CRR की तरह है। थोड़ा सा अंतर है इसमें कि वहाँ नकदी के रूप में रखना पड़ता था, RBI के यहाँ रखना पड़ता था, यहाँ नकदी के रूप में नहीं रखना है, तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। तरल संपत्तियों से तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से जिनको शीघ्र हम लिक्विड रुपए में बदल सकें। इसके 3 फॉर्म हैं। पहला है नकद के रूप में रखा जा सकता है, स्वर्ण के रूप में रखा जा सकता है, और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है के रूप में। इसकी सीमा पहले 25 से 40% थी, इसमें भी परिवर्तन किया गया, सीमा को घटा दिया गया। कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने यहाँ रखना पड़ता है। अपने यहाँ, RBI क्या नहीं, CRR में आपने देखा कि नकदी के रूप में रखना पड़ता है, RBI के यहाँ रखना पड़ता है। कुल आपका यहाँ भी वही है कि टोटल डिपॉजिट DD प्लस TD, कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत कमर्शियल बैंकों को अपने यहाँ तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। वो तरल संपत्तियाँ 3 फॉर्म में हो सकती हैं, नकद, स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। तो नकद तो बहुत कम रखेंगे क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, अपने पास रख करके कहीं उसको लगा देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उससे कुछ मिलेगा ही। स्वर्ण के रूप में अधिक प्रेफर करते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, स्वर्ण के रूप में, स्वर्ण आपने खरीदा, रेट बढ़ा, उस पर आपको लाभ हुआ। सरकारी प्रतिभूतियों को ये प्रतिभूतियाँ डिस्काउंट पर आपको मिलती हैं या इन पर ब्याज मिलता है, इससे आपको लाभ हुआ। तो सरकारी परिसंपत्तियों के रूप में और स्वर्ण के रूप में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो SLR के बारे में जान लीजिए कि SLR वाणिज्यिक बैंकों को, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, परिभाषा के रूप में
कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा का डीडी, कुल जमा में डीडी डिमांड डिपॉजिट प्लस टीडी टाइम डिपॉजिट, कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत, पहले वो निश्चित प्रतिशत 25 से 40 था, निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने यहाँ रखना पड़ता है, CRR में नकद के रूप में रखना था और RBI के यहाँ रखना था अपने रूप में। और ये 3 फॉर्म में हो सकता है, कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। ये सीमा 25 से 40 थी, ये सीमा हट गई। अब इसके बारे में आप देख लीजिए, इसका प्रयोग बिल्कुल CRR की तरह है। ये SLR मान लीजिए बढ़ जाता है, SLR बढ़ गया तो अब RBI ने कहा कि नहीं, आपको इतना SLR के रूप में रखना है, तो आपके पास लिक्विडिटी कम हो गई, लिक्विडिटी कम हुई क्योंकि आपने स्वर्ण या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दिया, लिक्विडिटी कम हुई। जो लिक्विडिटी बची है और पता लगा मार्केट में डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो SLR अगर बढ़ गया तो ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। और ज़्यादा रखने का मतलब यह कमर्शियल बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हुई, और जब कम हुई तो जितनी लिक्विडिटी है उससे ही वो अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित होंगे। स्थिति क्या होगी, ब्याज दर बढ़ जाएगी, ब्याज दर बढ़ जाएगी। अब ऊंची ब्याज दर पर आपको ऋण मिलेगा, हमको आपको ऋण मिलेगा, ऊंची ब्याज दर पर ऋण मिलेगा हमको आपको, तो हम आप ऊंची ब्याज दर पर क्या होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, ऋण नहीं लेंगे, अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देंगे। जब हतोत्साहित हो जाएंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी क्योंकि पूर्ति पूर्ववत बनी हुई है, पूर्ति पूर्ववत बनी हुई है और लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं। जब लिक्विडिटी नहीं है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी। कीमत क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति पूर्ववत है, मांग कम होगी। अब जिसके पास है वो कम कीमत पर बेचने का प्रयास करेगा, कीमत कम होगी, और जब कीमत कम हो गई तो महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई। जस्ट इसका उल्टा, अगर SLR घट जाता है, SLR घट जाता है, SLR अगर घट जाता है, RBI SLR को घटा देती है, उस स्थिति में क्या होगा, ब्याज दर कम हो जाएगी, ब्याज दर कम हो जाएगी। चूँकि अब कम उनको सरकारी प्रतिभूति और गोल्ड में रखना है, तो उनके पास, बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी बचेगी। जब पर्याप्त मात्रा में उनके पास लिक्विडिटी है तो वो मार्केट में बेचने का प्रयास, विभिन्न योजनाओं में बेचने का प्रयास करेंगे, उनको लाभ कमाना है, तो ब्याज दर वो घटा देंगे। जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग, कम ब्याज दर अब लोगों को ऋण मिलेगा, तो अब लोग क्या होंगे, उत्साहित हो जाएंगे लोग, उत्साहित हो जाएंगे तो जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम थी वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई, चूँकि पूर्ति स्थिर है तो कीमत अधिक हो जाएगी, और जब कीमत अधिक हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये SLR का प्रयोग है। ये तीनों प्रयोग दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए RBI करता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव निगेटिव अधिक पड़ते हैं, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं। इससे अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेकारी, ये चीज़ें हैं, इनमें बढ़ने की संभावना है, इसलिए इन दीर्घकालिक उपायों का प्रयोग RBI बहुत कम करता है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। OMO खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। इस खुले बाजार की क्रियाओं में RBI प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार, ये दबाव नहीं, RBI विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रेरित करता है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए और फिर बेचने के लिए। सरकारी प्रतिभूतियों का
खुले बाजार की क्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि आप बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते क्यों हैं? खरीदते इसलिए हैं कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, कमर्शियल बैंक लोगों को ऋण दिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऋण वापस हो जाए। लेकिन बैंक अगर आरबीआई के यहाँ वो रखते हैं तो आरबीआई के यहाँ एक सिक्योरिटी है, एक सुरक्षा है कि नहीं, वो तो हमारा गार्जियन है, वो तो हमको देगा ही, तो बेटर है कि हम मार्केट में देने के बजाय हम आरबीआई को ही दे दें। तो इस क्रिया के अंतर्गत आरबीआई वो कमर्शियल बैंक आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। अगला है रेपो रेट, आरआर, इसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक, मान लीजिए कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ गई 15 दिन के लिए कि नहीं, हमको तुरंत हमारे यहाँ कस्टमर बहुत आ रहे हैं, हमको बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है, और कमर्शियल बैंकों को ज़रूरत पड़ गई। कमर्शियल बैंक पहुँच गया आरबीआई के पास, आरबीआई के पास पहुँच गया, उन्होंने कहा कि साहब हमको वो ऋण दे दीजिए। आरबीआई ने कहा ठीक है, ऋण लीजिए, और ऋण किसके बदले? सिक्योरिटी, प्रतिभूति के बदले। बैंक रेट में आपने देखा कि प्रतिभूति नहीं रखनी थी, यहाँ प्रतिभूति रखनी है। कैसी प्रतिभूति? सरकारी प्रतिभूतियों को, जिसको आरबीआई ने खरीदा था, वो कमर्शियल बैंकों ने खरीदा था, उन प्रतिभूतियों के बदले मीन्स आरबीआई कमर्शियल बैंक अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए आरबीआई के पास जब ऋण लेने जाते हैं तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण 1 से 14 दिन के लिए, 1 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा वह कमर्शियल बैंकों को देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अल्पकालीन, पहली चीज़ रेपो रेट अल्पकालीन 1 से 15 दिन की, 1 से 14 दिन के लिए जो ब्याज दर आरबीआई लेता है सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, मतलब यहाँ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहाँ रखेंगे और उसके बाद ऋण लेंगे, और जो ब्याज इनको अदा करना पड़ेगा आरबीआई को, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगला है, यहाँ भी वही स्थिति है। अगर रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट अगर बढ़ गया वही चीज़ जो आपने ऊपर देखा, बढ़ गया, तो जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ऊंची ब्याज दर पर अगर कमर्शियल बैंक ऋण पा रहे हैं तो कमर्शियल बैंक भी आम जनता को ऊंची ऋण पर ब्याज देंगे, तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, और जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो लोग हतोत्साहित हो जाएंगे ऋण लेने के लिए। जब हतोत्साहित हो जाएंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति बनी हुई है, कीमत कम हो जाएगी, और जब कीमत कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है, अगर रेपो रेट कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण मिल रहा है कमर्शियल बैंकों को, तो वो ब्याज दर को घटा देंगे। जब ब्याज दर घट जाएगी तो हमको, आपको भी कम मात्रा में कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। इस कहने का मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। जब लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी तो लोग, जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, और वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने का मतलब यह है कि पूर्ति चूँकि स्थिर है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे भी हो, दोनों स्थितियों में इसका प्रयोग, एक अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, लोग हतोत्साहित होंगे, मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, और ये घट जाता है तो जैसे विपरीत स्थिति। अगला है रिवर्स रेपो रेट, इसको हम RRR कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट
रेपो रेट, रिवर्स जस्ट रेपो रेट का जस्ट उल्टा। कमर्शियल बैंकों को ब्याज देना पड़ रहा था। रेपो रेट में कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन 1 से 14 दिन के लिए जो ऋण वो ले रहे थे उनको अल्पकाल में बहुत आवश्यकता पड़ गई और आरबीआई के पास गए कि साहब उनको 14 दिन के लिए ऋण दे दीजिए। आरबीआई ने कहा ठीक है, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले आपको ऋण दे देंगे। और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं जिसको आपने एसएलआर में प्रयोग किया है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके बदले ये रेपो रेट पर ब्याज मिलेगा। मतलब रेपो रेट के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप आरबीआई क्या रखेंगे वो एसएलआर वाली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त होनी चाहिए। तो रेपो रेट में 1 से 14 दिन के लिए आरबीआई जिस ब्याज दर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उस ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट बैंक रेट से नीचे ही होती है, ऊपर नहीं होती। और ये चूँकि अल्पकालीन उपाय है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का जस्ट उल्टा। अब आरबीआई ने कहा कि ठीक है, अभी तो वो बेच रहा था प्रतिभूति, अब वो खरीदने लगेगा कि ठीक है आपने जो पैसा हम आपको आपका पैसा वापस कर देते हैं, आप हमारी प्रतिभूति दे दीजिए। तो चूँकि जब आपने प्रतिभूति दिया था तो बैंक कुछ गवर्नमेंट आरबीआई कुछ न कुछ तो उसको ब्याज देगा। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई प्रतिभूतियों को लौटाता है कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंकों को जो ब्याज प्राप्त होता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में इसको MSF सीमांत अस्थाई सुविधा। इसकी शुरुआत 2011 में की गई। 2011 में स्थिति इसकी शुरुआत इसलिए की गई कि कभी कभी बैंकों को अति अल्पकालीन 1 दिन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है कि आज हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, और उस स्थिति में ये व्यवस्था आरबीआई ने बनाया कि नहीं ठीक है, आपको 1 दिन के लिए हम ऋण देंगे। एक दिन के लिए ऋण देंगे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत 1 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है उसको हम मार्जिनल सीमांत अस्थायी सुविधा कहते हैं। और ये जो ऋण आरबीआई जिस ब्याज दर पर देता है वो सिक्योरिटी के बदले देता है। ये ऋण जो MSF के तहत जो ऋण आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देता है वो कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन इसमें वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को स्वीकृत कर दिया गया विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, और कहा गया कि SLR में जो आपने रखा था सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी का 2.5% आप MSF के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने अब कहने का मतलब यह है कि MSF के तहत SLR वाली प्रतिभूतियों के को आरबीआई के यहाँ रखने के बदले आरबीआई, चूँकि आपको ऋण की ज़रूरत है, 1 दिन के ऋण की ज़रूरत है, और वो ऋण बिना सिक्योरिटी के आरबीआई देगा नहीं। सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के यहाँ आप क्या रखेंगे? सिक्योरिटी रखेंगे। और इसमें यह सुविधा दी गई कि चलिए ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो आप SLR वैधानिक तरलता अनुपात के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने खरीदा था उस टोटल सिक्योरिटी का 2.5% सिक्योरिटी आप इस सुविधा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो तीनों उपाय हैं RR, RRR और MSF, इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब आरबीआई अब इसी का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसका प्रभाव अल्पकालीन होता है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, ये अति अल्पकालीन सुविधा के लिए, और दोनों में RR और MSF, इसमें जो सुविधा आरबीआई देता है, RR में जो सुविधा आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देता है ये 5 करोड़ के ऊपर की सुविधा देता है, उससे नीचे की सुविधा नहीं।
5 करोड़ तक से नीचे की सुविधा नहीं, यह में से अपने 1 करोड़ तक की। तो आप आर के तहत अगर जाते हैं तो कम से कम आप 5 करोड़ या उससे अधिक की मांग करेंगे, और यह में सिर्फ 1 दिन के लिए अगर आप लेने जाते हैं तो आप 1 करोड़ तक की से नीचे की मांग नहीं करेंगे। तो ये तीनों RRR, RRR, MSF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इनका प्रयोग, चूँकि ऊपर के जो तरीके आपने बैंक रेट, CRR, SLR आपने देखा, उनका प्रयोग RBI दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए करता है। वो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि उससे दीर्घकालीन प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गरीबी बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, विकास अवरुद्ध हो सकता है, चूँकि वो एक लंबे समय तक होते हैं, इसलिए उसमें बहुत छेड़छाड़ RBI नहीं करता। ये सीमित समय के लिए होते हैं। तो इसके माध्यम से RBI मार्केट में तरलता की मात्रा को कम समय के लिए, चूँकि इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं होता, कम समय के लिए होता है, तो RBI अब इन साधनों का, इन 3 का प्रयोग अधिक कर रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने के लिए, कि मार्केट में उतनी ही लिक्विडिटी रहे जितने से महंगाई न बढ़े, क्योंकि मेन फोकस इसका महंगाई को रोकना है और विकास को आगे बढ़ाना है, समृद्धि को लाना है। विकास तो हुआ, समृद्धि तो आई, सबका वेतन बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, लेकिन उसी के हिसाब से महंगाई भी बढ़ गई, और महंगाई उस सारे बढ़े हुए वेतन को खा ले गई। तो उस बढ़े हुए वेतन का कोई मतलब नहीं हुआ, समृद्धि नहीं आई, क्योंकि महंगाई खा ले गई। और जब महंगाई पर नियंत्रण होगा तब वह बढ़ा हुआ वेतन आपके समझ में आएगा कि नहीं, समृद्धि अब आई। तो इसलिए RBI इन सब का प्रयोग करता है, इन 3 का प्रयोग RBI ज़्यादा करता है, ऊपर का प्रयोग RBI बहुत कम करता है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक तरीके यही थे आपके सामने। इसमें कहीं आपको कोई भ्रम हो, कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट पर, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के सवाल कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इसका मौद्रिक नीति का जो अगला तरीका है, जो अगली तकनीक है, चयनात्मक तरीके कौन कौन हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।